ब्लू घोस्ट मिशन। एक अमेरिकी कंपनी फायरफ्लाई एयरोस्पेस ने अपनी ब्लू घोस्ट मिशन 1 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा, जो कि दूसरी निजी चंद्रयान और सीधा उतरने वाला पहला चंद्रयान है। ब्लू घोस्ट मिशन नासा के वाणिज्यिक चंद्र पेलोड सेवाएं CLPS कार्यक्रम का हिस्सा है। ब्लू घोस्ट मिशन में चंद्रमा की सतह पर चलने वाला कोई रोवर नहीं है। ब्लू घोस्ट चंद्रमा की सतह पर एक चंद्र दिवस 14 पृथ्वी दिवस तक कार्य करेगा। ब्लू घोस्ट मिशन 1 के वैज्ञानिक लक्ष्य। इस मिशन में मुख्य रूप से नासा द्वारा निर्मित 10 वैज्ञानिक पेलोड ले जाए गए, जिनका उद्देश्य चंद्रमा के वातावरण का अध्ययन करना था। इसका उद्देश्य भविष्य के मिशनों के लिए रोबोटिक ड्रिलिंग तकनीकी का परीक्षण करना, चंद्रमा की सतह और उपसतह की संरचना का अध्ययन करना, चंद्रमा पर मौजूद उपकरणों की सुरक्षा के लिए धूल नियंत्रण विधियों की खोज करना। ये अध्ययन भविष्य के चंद्र अभियानों में सहायक होंगे। पृथ्वी पर अंतरिक्ष मौसम के प्रभावों की बेहतर समझ विकसित करने में सहायता करेंगे। अंतरिक्ष यान क्षुद्रग्रह के प्रभाव से प्रभावित क्षेत्र मारे क्रीसियम के पास उतरा। नासा ने फाल्कन 9 रॉकेट स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा स्फेरेक्स स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स स्पोक ऑफ रीआयनाइजेशन एंड आइस एक्सप्लोरर का प्रक्षेपण किया है। इस 2 वर्षीय मिशन का उद्देश्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगाओं के विकास और मिल्की वे में जीवन निर्माण करने वाले अणुओं की उपस्थिति की खोज करना है। स्फेरेक्स को पूरे आकाश का विस्तृत आवर्त मानचित्र बनाने के लिए निर्मित किया गया है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांडीय विस्तार और संभावित रहने योग्य परिस्थितियों के बारे में सूचना प्रदान करेगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसी दूरियों के विपरीत, जो विशिष्ट गहरे अंतरिक्ष क्षेत्रों पर केंद्रित होते हैं, स्फेरेक्स अरबों खगोलीय पिंडों को शामिल करते हुए व्यापक सर्वेक्षण करेगा। मुख्य विशेषताओं में आकाश मानचित्रण में क्रांतिकारी परिवर्तन, उच्च रेजोल्यूशन वर्ण गहनता के साथ पहला पूर्ण आकाश सर्वेक्षण है। ब्रह्मांड का सबसे रंगीन मानचित्र। ये प्रत्येक 6 महीने में 102 अवरक्त रंगों से पूरे आकाश को स्कैन करता है। यह अवरक्त और दृष्टि संबंधी प्रकाश को ज्ञात करने की तकनीकी का उपयोग करता है। अवरक्त प्रकाश दूरी की आकाश गंगाओं, तारा संरचनाओं और ब्रह्मांडीय संरचनाओं को प्रकट करता है। ब्रह्मांडीय स्फीति का अध्ययन। स्फेरेक्स बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड के तीव्र विस्तार के परीक्षण हेतु 450 मिलियन आकाशगंगाओं का मानचित्रण करने के लिए 3D स्पेक्ट्रोस्कोपिक इमेजिंग का उपयोग करेगा। यह ब्रह्मांड के कई पहलुओं को समझाने में सहायता करेगा, जैसे कि इसकी समतलता या सबसे बड़े पैमाने पर वक्रता का अभाव, जीवन निर्माण करने वाले अणुओं का पता लगाना। यह आकाशगंगाओं के बर्फीले क्षेत्रों में जमे हुए जैविक अणुओं, पानी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पहचान करता है। अंतरिक्ष में जीवन की उत्पत्ति को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण निवास योग्य ग्रहों और परग्रही जीवन की खोज में सहायक है। ब्रह्मांडीय स्फीति यह लगभग 14 अरब वर्ष पहले घटित एक अवधि को संदर्भित करता है, जिसके दौरान ब्रह्मांड 1 सेकंड के अंश के लिए प्रकाश की गति से भी तेज गति से विस्तारित हुआ था। नासा का पंच मिशन। नासा ने सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पंच नामक एक अद्वितीय सौर मिशन शुभारंभ किया। इस मिशन का उद्देश्य सौर हवाओं और कोरोनल मास इजेक्शन CME के निर्माण, उत्पत्ति
विकास का अध्ययन करना है। ये सौर गतिविधियाँ अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित करती हैं, जिससे पृथ्वी के संचार तंत्र, जीपीएस, नेविगेशन और विद्युत ग्रिड प्रभावित हो सकते हैं। पंच मिशन का पूरा नाम है कोरोना और सूर्यमंडल के एकीकरण हेतु ध्रुवणमिति पंच पोलैरीमीटर टू polarimetry to unify the corona and heliosphere। प्रक्षेपण प्रदाता में स्पेसएक्स मिशन का प्रकार 4 छोटे उपग्रहों का एक समूह जो एक साथ काम करते हैं। कक्षा निम्न पृथ्वी कक्षा लियो में भेजा जाएगा। मिशन की अवधि 2 वर्ष। पंच मिशन की मुख्य विशेषताओं में त्रिविमीय अध्ययन के लिए ध्रुवीकृत प्रकाश का उपयोग करने वाला पहला मिशन है। यह विधि सूर्य के वायुमंडल और अंतरिक्ष मौसम की त्रिविमीय जानकारी प्रदान करेगा। उन्नत इमेजिंग प्रणाली। इसमें लगे 4 कैमरे सूर्य के कोरोना की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लगातार लेते रहेंगे। ये तस्वीरें वैज्ञानिकों को सौर हवाओं और CME का 3D मॉडल निर्मित करने में सहायता करेगी। यह मिशन शोधकर्ताओं को यह समझाने में सहायता करेगा कि सूर्य का वायुमंडल सौर हवा में कैसे परिवर्तित होता है। स्टारलाइन मिशन। हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर स्पेसएक्स कैप्सूल के माध्यम से पृथ्वी पर वापस लौट आए। 5 जून 2024 को बोइंग की CST-100 स्टारलाइनर पर अपने पहले मानवयुक्त परीक्षण उड़ान के हिस्से के रूप में प्रशिक्षण किया गया था। मूल रूप से इसे 8 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यान ISS के लिए योजनाबद्ध किया गया था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण उनका प्रवास 9 महीने से अधिक बढ़ गया। 18 मार्च 2025 को स्पेसएक्स की क्रू ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से पृथ्वी पर वापसी हुई। बोइंग के स्टारलाइनर को CST-100 क्रू स्पेस ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जाना जाता है। यह अंतरिक्ष यात्रा के लिए डिजाइन किया गया एक क्रू कैप्सूल है। यह आंशिक रूप से पुनः प्रयोज्य है। इसका अर्थ है कि इसका उपयोग कई मिशनों के लिए किया जा सकता है। इसमें 2 मॉड्यूल शामिल हैं। क्रू मॉड्यूल अंतरिक्ष यात्री यात्रा के दौरान यहीं ठहरते हैं। सेवा मॉड्यूल यह भाग अंतरिक्ष यात्रा का ऊर्जा केंद्र है जो अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को विद्युत प्रणोदन, गति, तापमान नियंत्रण, वायु और जल प्रदान करता है। बोइंग का स्टारलाइनर मिशन अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरिक्ष में स्टारलाइनर के प्रदर्शन का परीक्षण करना। इसका लक्ष्य प्रक्षेपण के 1 दिन बाद ISS से जुड़ने और पृथ्वी पर लौटने से पहले लगभग 10 दिनों तक वहां रहना। विकास द्रवित इंजन। इसरो ने अपने विकास द्रवित इंजन की पुनः प्रारंभ करने की क्षमता का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अपने LVM-3 प्रक्षेपण यान के L-110 कोर द्रव चरण प्रारंभ किया। प्रदर्शन परीक्षण। यह प्रदर्शन तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित प्रणोदन परिसर में परीक्षण सुविधा केंद्र में किया गया। महत्व। यह पुनः प्रारंभ करने का प्रदर्शन परीक्षण प्रक्षेपण चरणों की पुनर्प्राप्ति तकनीकों के विकास में एक मील का पत्थर है। इससे भविष्य के प्रक्षेपण यानों में इनका पुनः उपयोग संभव हो सकेगा। विकास रॉकेट इंजन। यह एक द्रव ईंधन आधारित इंजन है जो इसरो के सभी प्रक्षेपण यानों के द्रव चरणों को शक्ति प्रदान करता है। यह अंतरिक्ष प्रक्षेपण के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV
भूतुल्यकारी भूतुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV और LVM-3 के द्रव्य प्रसारणों को शक्ति प्रदान करता है। इसका नाम भारतीय वैज्ञानिक और अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम अम्बालाल साराभाई के नाम पर रखा गया है। विकास इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्रव्य नोदन प्रणाली केंद्र LPSC द्वारा 1970 के दशक में विकसित किया गया था। उपयोग किए जाने वाला ईंधन विकास इंजन ईंधन के रूप में 40 मीट्रिक टन असममित डाईमिथाइल हाइड्रोजन UDMH और ऑक्सीकरण के रूप में नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 का उपयोग करता है। कोर ध्रुवीकरण L110 LVM-3 प्रक्षेपण यान का कोर लिक्विड स्टेज L110 दो विकास इंजनों द्वारा संचालित है, जिसकी प्रणोदन क्षमता 110 टन। निर्माण करने वाला संस्थान इस चरण को द्रव नोदन प्रणाली केंद्र LPSC द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। एकीकरण में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL और AST स्पेस मोबाइल एंड साइंस LLC के बीच इसके ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए हुए वाणिज्यिक समझौते के अनुसार L110 कोर ध्रुवीकरण को LVM-3 मिशन के लिए निर्धारित किया गया है। ब्लू ओराइजन ने अपने न्यू ग्लेन रॉकेट की पहली परीक्षण उड़ान भरी है, जिसके माध्यम से एक प्रोटोटाइप उपग्रह को पृथ्वी के हजारों मील ऊपर कक्षा में स्थापित किया गया है। न्यू ग्लेन रॉकेट ब्लू ओराइजन द्वारा विकसित एक भारी प्रक्षेपण यान है। इस रॉकेट का नाम जॉन ग्लेन के नाम पर रखा गया है, जो 60 वर्ष से भी अधिक समय पहले पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे। विशेषता यह लगभग 320 फीट ऊंचा 2 चरणों वाला इंजन रॉकेट है। प्रथम चरण पुनः प्रयोज्य और 7 BE-4 इंजन द्वारा संचालित है, जो ध्रुवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चलने वाला ऑक्सीजन समृद्ध चरणबद्ध दहन इंजन है। न्यू ग्लेन का दूसरा चरण, जो 2 BE-3U इंजन द्वारा संचालित है, जो तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। पुनः प्रयोज्यता इसे कम से कम 25 उड़ानों के लिए पुनः उपयोग करने के लिए निर्मित किया गया है, जिससे प्रक्षेपण लागत में प्रभावी कमी आती है। ब्लू ओराइजन एक निजी एरोस्पेस और अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी है, जिसकी स्थापना अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने वर्ष 2000 में की थी। तीसरा प्रक्षेपण केंद्रीय मंत्री ने श्रीहरिकोटा में तीसरा प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की। प्रक्षेपण केंद्र एक विशेष रूप से निर्मित किया गया प्लेटफॉर्म है, जिसका उपयोग रॉकेट या अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। पहला प्रक्षेपण यान FLP ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV और लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV का प्रक्षेपण किया जा सकता है। दूसरा प्रक्षेपण यान SLV भूतुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV और लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 का प्रक्षेपण किया जा सकता है। तीसरा प्रक्षेपण केंद्र का महत्व अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यानों NGLV को प्रक्षेपित किया जा सकेगा। भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं में वृद्धि करता है।
स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन देता है। श्रीहरिकोटा का रणनीतिक महत्व। भूमध्य रेखा के निकटता। भौगोलिक लाभ। भूमध्य रेखा के निकट श्रीहरिकोटा की स्थिति 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश रॉकेट को पृथ्वी की घूर्णन गति से अतिरिक्त गति प्राप्त करने में सहायता करती है, जिससे ईंधन की आवश्यकता कम हो जाती है। लूसी अंतरिक्षयान डोनाल्ड जोहानसन नामक क्षुद्रग्रह के निकट से गुजरेगा, जो प्राचीन अंतरिक्ष चट्टानों के अध्ययन में महत्वपूर्ण कदम है। यह क्षुद्रग्रह पृथ्वी से 133 मिलियन मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्रग्रह बेल्ट में है। इसका नाम लूसी जीवाश्म की खोज करने वैज्ञानिक डोनाल्ड जोहानसन के नाम पर रखा गया है। लूसी अंतरिक्षयान 2021 में नासा द्वारा प्रक्षेपण किया गया था। इसका उद्देश्य सौरमंडल के आरंभिक काल में मौजूद क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करना। ये वैज्ञानिकों को पृथ्वी जैसे ग्रहों के निर्माण को समझने में सहायता करता है। इसका नाम इथियोपिया में पाए गए 32 लाख वर्ष पुराने मानव निर्मित लूसी जीवाश्म के नाम पर रखा गया है। अंतरिक्ष मलबा 500 किलोग्राम की एक धातु की वस्तु केन्या में दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिससे अंतरिक्ष मलबा होने के संदेह से अंतरिक्ष प्रशासन में जवाबदेही और कानूनी खामियों को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। अंतरिक्ष मलबे के बारे में संयुक्त राष्ट्र की बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग संबंधी समिति COPUOS के अनुसार अंतरिक्ष मलबे में पृथ्वी की कक्षा में या वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाली सभी मानव निर्मित वस्तुएं और उनके टुकड़े शामिल हैं जो निष्क्रिय हैं। उदाहरण के लिए अंतरिक्षयान के टुकड़े, अंतरिक्षयान से पेंट के छोटे कण, रॉकेट के हिस्से, उपग्रह, रॉकेट बूस्टर, पुनः प्रवेश के बाद बचे ईंधन टैंक, उपग्रहों के टक्कर से बने टुकड़े या कक्षा में घूर्णन कर रही वस्तुओं के विस्फोट से बने टुकड़े। अंतरिक्ष मलबे के प्रकार में बड़े मलबे में निष्क्रिय उपग्रह और रॉकेट बूस्टर शामिल है। छोटे मलबे के टक्कर से टुकड़े और विघटन शामिल होते हैं। सूक्ष्मदर्शी मलबा, सूक्ष्म स्तर के मलबे में पेंट के टुकड़े, धातु के अंश शामिल हैं। अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों में अंतरिक्ष मलबे की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। प्रवर्तन संबंधी चुनौतियाँ, कानूनी दायित्व और व्यावहारिक प्रवर्तन के बीच एक अंतराल है। इसके कारण प्रभावित पक्षों को पर्याप्त मुआवजा नहीं प्राप्त होता है। उदाहरण सोवियत उपग्रह कॉस्मोस 954 कनाडा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया 1978 में। लंबी वार्ता के बाद कनाडा को अनुमानित $6 मिलियन की सफाई लागत में से केवल $3 मिलियन ही प्राप्त हुए। स्रोत की पहचान संबंधी समस्याएं, पुराने या अत्यधिक खंडित मलबे की खोज कठिन हो सकता है, जिससे जवाबदेही तय करना कठिन हो जाता है। अंतरिक्ष मलबे को नियंत्रित करने वाले कानून, द आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 का अनुच्छेद 6 यह बताता है कि राज्य सभी राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वे सरकारी या निजी संस्थान द्वारा संचालित हों। द रेस्क्यू एग्रीमेंट 1968 इस संधि के तहत राज्यों को अपने क्षेत्र में खोजी गई किसी भी विदेशी अंतरिक्ष वस्तु को उसके मालिकों को वापस करना होगा। ऐसी किसी भी खोज के बारे में महासचिव को सूचित करना होगा। द लायबिलिटी कन्वेंशन 1972 पृथ्वी पर अंतरिक्ष वस्तुओं
द्वारा होने वाले नुकसान के लिए एक पूर्ण उत्तरदायित्व खंड पेश किया गया है। रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन 1976। यह सम्मेलन बाहरी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित की गई वस्तु के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है। अंतरिक्ष मलबे से निकलने में भारत के प्रयास अंतरिक्ष मलबे से निपटने में भारत के प्रयास इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन मैनेजमेंट IS4OM अंतरिक्ष उड़ान सुरक्षा और मलबे के समन का प्रबंधन करता है। डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन DFSM पहल सभी भारतीय अंतरिक्ष अभिकर्ताओं के लिए वर्ष 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य है। नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस नेत्रा अंतरिक्ष वस्तुओं को ट्रैक करता है और अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता SSA को बढ़ाता है। कोलिजन अवॉइडेंस एनालिसिस कोला भारतीय प्रक्षेपण वाहनों के लिए टकराव मुक्त लिफ्ट ऑफ सुनिश्चित करता है। स्पष्ट प्राधिकरण का अभाव एक बार अंतरिक्ष वस्तु नियंत्रण से बाहर हो जाने पर रॉकेट के पुनः प्रवेश या क्षति के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय निकाय जिम्मेदार नहीं है। अनियंत्रित पुनः प्रवेश क्षति होने से पहले अनियंत्रित पुनः प्रवेश को दंडित करने वाले कोई बाध्यकारी नियम नहीं है। न ही देशों द्वारा सक्रिय उपायों की आवश्यकता है। गैर बाध्यकारी दिशानिर्देश कई पुराने उपग्रहों में कक्षा से बाहर निकलने की योजना नहीं, जिससे कक्षा में संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। सबसे प्रदूषित कक्षाएं पृथ्वी की निम्न कक्षा LEO पृथ्वी से 200 से 2000 किलोमीटर ऊपर, भूतुल्यकारी कक्षा GEO पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर है। चंद्रमा ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर नासा के लूनर ट्रेल ब्लेजर को CLPS कार्यक्रम के तहत SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा चंद्रमा पर जल स्रोतों का मानचित्रण करने के लिए प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रमा ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध जल के विभिन्न रूपों के विवरण का मानचित्रण करना, जल की प्रचुरता, स्थान, स्वरूप का चित्र बनाना, साथ ही समय और तापमान के साथ उसके वितरण में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना। चयनकर्ता इस मिशन का चयन वर्ष 2019 में नासा के स्मॉल इनोवेटिव मिशंस फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन सिम्प्लेक्स कार्यक्रम के तहत किया गया था। निर्माता में लॉकहीड मार्टिन का अंतरिक्ष प्रभाग संरचना। यह अंतरिक्ष यान लगभग एक डिशवॉशर के आकार का है, जिसका वजन 200 किलोग्राम और चौड़ाई 3.5 मीटर है और यह अपेक्षाकृत छोटे प्रणोदन तंत्र पर निर्भर करता है। चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों से परे जल बर्फ की उपस्थिति। चंद्रयान 3 के CHASTE प्रयोग से प्राप्त नए विश्लेषण से ज्ञात होता है कि चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों से परे भी जल बर्फ का अस्तित्व संभव है। निष्कर्ष है कि चंद्रमा की सतह उष्ण भौतिकी प्रयोग CHASTE ने कम दूरी से उच्च तापमान भिन्नता अभिलेखित की है। सूर्य से विमुख झुके हुए क्षेत्रों में ध्रुवीय क्षेत्रों के समान परिस्थितियां हो सकती हैं। यहाँ संभवतः सतह के नीचे जल बर्फ हो सकती है। CHASTE चंद्रमा के सतही ऊष्मभौतिकी प्रयोग के बारे में। यह चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर
पर स्थित एक तापमान संपरीक्षक है। इसका उद्देश्य दक्षिणी ध्रुव के निकट चंद्रमा की ऊपरी मृदा के तापमान प्रोफाइल का मापन करना है। चंद्रमा की सतह के तापीय व्यवहार को समझना है। लैंडिंग स्थल पर 100 mm 10 सेंटीमीटर की गहराई तक ऊर्ध्वाधर तापमान प्रवणता का निर्धारण करना है। चंद्रमा की रेगोलिथ की तापीय चालकता का मापन करना। लैंडर पेलोड रंभा एलपी सतह के निकट प्लाज्मा आयन और इलेक्ट्रॉन के घनत्व और समय के साथ उसमें होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए चंद्रमा का सतह ऊष्मा भौतिकी प्रयोग ध्रुवीय क्षेत्र के निकट चंद्र सतह के ऊष्मीय गुणों को मापन करने के लिए ILSA चंद्र भूकंपीय गतिविधि के लिए उपकरण लैंडिंग स्थल के आसपास की भूकंपीय गतिविधि को मापने और चंद्रमा की पपड़ी और मेंटल की संरचना का निर्धारण करने के लिए रोवर पेलोड APXS चंद्रमा की सतह की रासायनिक संरचना का पता लगाने और खनिज संरचना का अनुमान लगाने के लिए, ताकि चंद्रमा की सतह के बारे में हमारी समझ को और बेहतर बनाया जा सके। LIBS लेज़र प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप चंद्रमा पर उतरने वाले स्थल के आसपास की चंद्र मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना MGALSIKCATIFE का निर्धारण करना। प्रणोदन मॉड्यूल पेलोड सेप रहने योग्य ग्रह पृथ्वी की प्रकाशित ध्रुवणमिति निकट अवरक्त NIR तरंग सीमा 1 से 1.7 UM में रहने योग्य पृथ्वी की प्रकाश की ध्रुवण मितीय संकेतों का अध्ययन करने के लिए एक प्रायोगिक पेलोड। ग्रहों की परेड एक खगोलीय घटना है जिसमें पृथ्वी से देखने पर रात्रि आकाश में कई ग्रह एक सरल रेखा में दिखाई देते हैं। हालिया ग्रहीय परेड 7 ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, शनि, अरुण और वरुण चंद्रमा के साथ एक सीधी रेखा में दिखाई दिए। निकटवर्ती ग्रह नग्न आंखों से दिखाई दे रहे थे, जबकि अरुण और वरुण को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता थी। इस तरह की संरेखी दुर्लभ अगला बड़ा संरेखण वर्ष 2040 में होगा, जिससे 6 ग्रह शामिल होंगे। आवृत्ति एवं दुर्लभता 3 या 4 ग्रहों का एक साथ संरेखण प्रत्येक कुछ वर्षों में होता है। 7 या 8 ग्रहों का संरेखण बहुत ही दुर्लभ होता है। अंतरिक्ष पर्यटन हाल ही में पॉप स्टार कैंडी पेरी ने ब्लू ओराइजन के न्यू शेफर्ड रॉकेट की अंतरिक्ष यात्रा की है। मुख्य बिंदु में यह मिशन लगभग 11 मिनट तक चला, जिसमें यान पृथ्वी से 100 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई तक पहुंच गया। कुछ क्षणों के लिए कार्बन रेखा को पार किया और कुछ क्षणों के लिए भारहीनता का अनुभव हुआ। यह वर्ष 1963 के बाद अंतरिक्ष जाने वाला पहला पूर्णतः महिला दल था, जिसके बढ़ते अंतरिक्ष पर्यटन उद्योग की ओर ध्यान आकर्षित किया। अंतरिक्ष पर्यटन से तात्पर्य मनोरंजन, अवकाश या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए की जाने वाली वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा से है। अंतरिक्ष पर्यटन के प्रकार में उपकक्षीय या यात्रियों को कार्बन रेखा से थोड़ा आगे ले जाता है, जहां यात्री कुछ मिनट अंतरिक्ष में
व्यतीत करते हैं और फिर पृथ्वी पर लौट आते हैं। कक्षीय यह यात्रियों को कार्बन रेखा से कहीं अधिक आगे ले जाता है। यहाँ यात्री लगभग 13 लाख फीट की ऊंचाई पर कुछ दिनों से लेकर एक सप्ताह से अधिक समय तक रह सकते हैं। प्रमुख भागीदार इस उद्योग के लिए प्रमुख निजी कंपनियों में वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ओराइजन और स्पेसएक्स शामिल हैं। इन सभी ने वर्ष 2021 में अपने पहले मिशन लॉन्च किए थे। चेस्ट चंद्रमा पर सतही उपभौतिकी प्रयोग चेस्ट चंद्रमा के मृदा में प्रवेश करने और तापीय अवशेषों स्थापित करने वाला पहला उपकरण बन गया, जिसने पृथ्वी के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अपनी पहली बार उसी स्थान पर ही तापमान का मापन प्रदान किया। चेस्ट मिशन संबंधित चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर लगा था। विकास अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला VSSC और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL अहमदाबाद के सहयोग से तकनीकी विशेषताओं में यह जांच उपकरण को चंद्र भूगर्भ में स्थापित करने के लिए घूर्णनशील परिनियोजन यंत्र का उपयोग करता है। इसमें 1 सेंटीमीटर के अंतराल पर 10 तापमान सेंसर लगे। यह सेंटीमीटर की गहराई तक प्रवेश कर सकता है। इसका संचालन 23 अगस्त से 2 सितंबर 2023 के बीच किया गया था। मुख्य निष्कर्ष में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का पहला तापमान प्रोफाइल तैयार किया गया। इससे पता चला कि चंद्र मृदा महत्वपूर्ण प्रतिरोध प्रदान करती है, जिससे ऊष्मा स्थानांतरण प्रभावित होता है। डेटा में यह परिकल्पना पुष्टि होती है कि चंद्रमा पर अपेक्षित से अधिक जल बर्फ उपस्थित है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का महत्व जल बर्फ भंडार। इस क्षेत्र में स्थायी छायादार गड्ढे हैं, जिससे जल बर्फ के विशाल भंडार मौजूद हैं, जो भविष्य में चंद्र अभियानों और गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक अन्वेषण यह प्रारंभिक सौर मंडल के इतिहास की जानकारी प्रदान करता है, क्योंकि अछूती रेगोलिथ प्राचीन ब्रह्मांडीय अभिलेखों को संरक्षित रखती है। लगातार मानव उपस्थिति जल बर्फ का उपयोग पीने के पानी, ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन के लिए किया जा सकता है। इसे चंद्रमा पर आवास स्थापित करने के लिए आवश्यक बनाता है। रणनीतिक महत्व में इस क्षेत्र में निरंतर सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, जो सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श है, जिससे यह दीर्घकालिक मिशनों के लिए एक प्रमुख स्थान बन जाता है।